हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा था। और उस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने क्या क्या बात कर ली थी। मैटर को हमने डिवाइड किया था, फिजिकली स्टेट के आधार पर हमने डिवाइड करा था। तो हमने बताया था कि या तो वो हमारा क्या होगा, या तो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस होगा। फिर हमने बताया था केमिकली बेस पर डिवाइड करेंगे तो या तो हम मिक्सचर बोल सकते हैं या तो प्योर फॉर्म। और मिक्सचर को हमने बताया था क्या हो सकता है, होमोजेनस या हेटेरोजेनस। और प्योर फॉर्म को बताया था क्या हो सकता है, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। देन फिर हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने बात करी थी कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। किसके बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो होता क्या है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन होती है, केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं। किसको फॉलो करती हैं, कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं। और दो लॉज आर नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारा पहला लॉ है कौन सा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ हमें बताता है कंजर्वेशन मतलब क्या है, मास में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये लॉ हमें किसने दिया था, ये हमें दिया था लेवोसिए ने। तो लेवोसिए ने हमें क्या बताया, किसने दिया था, लेवोसिए ने। लेवोसिए ने हमको ये बताया कि भाई अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन देखें, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जो होगा वो मास जो होगा वो नेट मास चेंज क्या रहेगा, ज़ीरो रहने वाला है। कैसे नेट मास चेंज ज़ीरो रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2 और Cl2, ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, आपस में 2HCl बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं, 1 होता है, 2 है हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। mu लिख सकते हैं या ग्राम लिख सकते हैं। mu कब हम लिखते हैं, जब हम लोग किसकी बात करें, जब हम लोग बात करें किसकी, एक एटम की बात करें, किसकी बात करें, एक एटम की बात करें तो हम क्या लिखेंगे उसमें, जब हम लिखेंगे mu। और जब हम लोग एक मोल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे उसमें, ग्राम लिखेंगे, क्योंकि मोल और ग्राम एटॉमिक मास क्या आ रहा था, हमारा सेम आ रहा था। तो एक मोल की बात करेंगे तो ग्राम लिख सकते हैं, या एटम की बात करेंगे तो mu लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, ग्राम या mu चल लिखना है, ग्राम लिखना है हमने यहाँ पे। Cl2, एक Cl का कितना 35.5, 2 Cl है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10 और 171 ग्राम। इधर अगर देखें हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 35.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36.5 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 2 5 10 और 36, 2 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 7। इधर ये है, इधर अगर हम देखें तो 71 तो कितना हो गया 73 ग्राम। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, इसको हम लोग इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो किसके आ रहा है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ दिख रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो आ रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो आ रहा है वो किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन देयर इज नो नेट चेंज इन मास, नो नेट चेंज इन। कैसे नो चेंज अगर हमको निकालना है, अगर हम इसको इधर लिए हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, जब दोनों बराबर हैं तो कितना आ जाएगा 0, या नेट मास चेंज इज 0। देन दैट हैंस दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को हमने डिज़ोल्व करा है किसने, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 1.7 ग्राम है हमारी कौन, सिल्वर नाइट्रेट, और हमने किस में डिज़ोल्व करा, हमने डिज़ोल्व किया वाटर में। वाटर हमारा कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करा और वाटर, और 0.58 ग्राम NaCl डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर। और हमने क्या लिया है 0.5 ग्राम NaCl, कितना लिखा है
585 ग्राम NaCl लिया है, उसको भी किस में डिजोल्व का 100 ग्राम, तो इधर ही हम लिख दें 100 ग्राम वाटर में इसको भी डिजोल्व करा है। ये 100 कितना हो गया 200, ठीक। एंड केमिकल रिएक्शन, और इसकी हमने क्या करा दी केमिकल रिएक्शन, तो इसकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक। अगर इतने ग्राम AgCl और इतने ग्राम NaNO3 हमको मिला, देखो चेंज किस में होगा, इसमें होगा, सॉल्वेंट तो हमारा वही वाटर तो वैसे ही मिल जाएगा, तो हमें सिल्वर नाइट्रेट किस में बदल गया, सिल्वर AgCl, और AgCl बता रहे हैं कितना मिला है हमको, AgCl हमको मिला है कितना 1.435 ग्राम एंड 0.85 ग्राम NaNO3, वाटर उतना ही रहने वाला है, वाटर कितना रहने वाला है 200 ग्राम, और कितना मिला है हमको सिल्वर NaNO3 मिला हुआ है, NaNO3 हमको मिला है कितना 0.85 ग्राम फॉर्म हुआ है। तो इसमें देखें अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें देखिए मास इस साइड कितना है, ये रिएक्टेंट का मास कितना है, ये 1.7 और ये कितना है 0.58, ऐड करिए, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है। ये कितना है 1.7 और ऐड कितना करना है 0.585, तो 5 का 5, 8 का 8, 7 5 12, 1 आ गया 112, 2.285 और 200 ये, तो कितना हो जाएगा 200, ये मास आ रहा है हमारा टोटल 202.285 इतना ग्राम। अगर हम इसमें देखें, इसमें चेक करिए 1.435 में 0 कितना ऐड करना है 85, तो 0.85 ऐड कर दिए, 5 का 5, 5 3 8, 4 8 12 का 2 हद लगा है, 2.285 है, इसमें 200 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 200, ये आ गया तो 202.285 ग्राम। दोनों में मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर आप चेंज निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमें 0, यानी नेट मास चेंज हमारा कितना मिल रहा है 0। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें, कंक्लूजन निकालें, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें ये बताता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू होता है, किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और या इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, नेट मास चेंज कितना रहेगा हमेशा 0। आई होप आपको ये समझ में आया लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसे हमें किसने दिया था, लेवोसिन ने दिया था, ठीक है। इसे हमें किसने दिया था, लेवोसिन ने दिया था। अब हम नेक्स्ट हमारे बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारा नेक्स्ट लॉ है, कौन सा नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हमको किसने दिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हमको दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। इसको भी इरेज कर देते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था, ये हमें दिया था प्राउस्ट ने। तो प्राउस्ट ने हमको ये बताया कि प्राउस्ट ने हमें क्या बताया, तो प्राउस्ट ने हमको ये बताया कि अगर मान लीजिए हम किसी भी सोर्स से क्या लें, किसी भी सोर्स से कंपाउंड को लें, यानी सोर्स ऑफ कंपाउंड कैन बी डिफरेंट, यानी कंपाउंड का सोर्स क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन इट हैविंग डेफिनिट प्रोपोर्शन विल ऑलवेज हैविंग डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी जो उसके अंदर कंपोनेंट होंगे उनका जो प्रोपोर्शन रहने वाला वो हमेशा क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करें, बर्न करें, NaSCO3, तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमको बर्न करने पर मिलेगा Na2CO3 मिलेगा और प्लस हमको क्या मिलेगा,
H2O मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए 2 लिख लें। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि हमको क्या मिला है, यहाँ पे CO2 मिला है। कौन मिला है, CO2। या दूसरी तरीके से CO2 मिल सकता है कैसे, कार्बन को बर्न कर दीजिए, कार्बन और प्लस O2 और क्या बन जाएगा हमारा, CO2 बन जाएगा। या कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करिए, कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करिए तो क्या मिलेगा, CaO अलग हो जाएगा और प्लस क्या अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग सोर्स से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, अलग अलग सोर्स से मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सभी में क्या हो रहा है कि जो अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन देखें तो सभी में कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 2 ऑक्सीजन के एटम है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, राइट। और अगर इनका मास का रेशियो देखें, क्या देखें हम, इनका मास का रेशियो देखें तो वो हमेशा क्या रहना है, डेफिनेट। कैसे कि एक कार्बन का कितना हुआ, 12 ग्राम। ठीक है, एक मोल कार्बन का कितना, 12 ग्राम। और ये ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन तो कितना, 16 टू 32, ये 32 ग्राम। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी देखें तो उसमें कार्बन का मास हमें कितना मिला, 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितने मिला है, 32 ग्राम। यानी इसमें मास का रेशियो हमें कितना मिलने वाला है, हमेशा 12:32। कितना मिलने वाला है, 12:32 मिलने वाला है। भले हम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से लें, सोडियम बाइकार्बोनेट को बंद करके लें, कैल्शियम कार्बोनेट को बंद करके लें, या कार्बन को हम लोग बंद करके लें, हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है उसमें जो कंपोनेंट्स रहने वाले हैं कार्बन और ऑक्सीजन, हमेशा उसमें 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम रहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। या प्रोपोर्शन क्या रह रहा है उनका, कंपाउंड में कंपोनेंट्स जो हैं उसके, उनका प्रोपोर्शन क्या रहने वाला है, डेफिनिट रहने वाला है। या इसको हम दूसरी तरीके से बात कर लें, या दूसरा या अगर हम बोले कंपोनेंट का रहने वाला है, या हम कहते हैं उसके मास का जो रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डेफिनिट रहने वाला है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर लें, वाटर हो सकता है हम लोग सी से लें। ठीक है, सी का वाटर हो, या हम हो सकता है रिवर का लें, या हो सकता है हम लोग टैप वाटर लें। ठीक है, या हम लोग हो सकता है गंगा जल लें। ठीक, और तो अगर हम वाटर कहीं से भी लेंगे, वाटर हम लोग चाहे कहीं से भी लेने वाले हैं, सब में हमको क्या मिलने वाला है, सब में हमको मिलने वाला है H2O। कौन मिलने वाला है, H2O। यानी उसमें जो कंपोनेंट है वो हाइड्रोजन का हमेशा कितने रहने वाले, 2 एटम रहने वाले हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के एटम कितने रहने वाले हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में हमें ऑक्सीजन के 1 एटम मिलने वाला है, हाइड्रोजन के 2 एटम। या इनके मास का रेशियो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये रहना है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना रहने वाला है 2:16 रहने वाला हमेशा मास का रेशियो। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 2 8 16, 1:8 रहने वाला है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा अगर हम वाटर कहीं से भी लेंगे, किसी भी सोर्स से ले लें, लेकिन उसमें जो अगर हम 1 मॉलिक्यूल देखेंगे वाटर का तो उसके अंदर हमेशा 1 ऑक्सीजन रहने वाला है और 2 हाइड्रोजन के एटम रहने वाले हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। तो इसको यानी उसके अंदर जो प्रोपोर्शन है कंपोनेंट्स का वो हमेशा क्या रहने वाला है, डेफिनिट रहने वाला है। या उनके मास का जो प्रोपोर्शन रहने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है, डेफिनिट रहने वाला है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं, तो नेक्स्ट लॉ हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या रहने वाला है, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन ने हमको क्या बताया कि मान लीजिए कोई 2 कंपाउंड है, क्या है 2 कंपाउंड हैं, और 2 कंपाउंड बता रहे हैं, मान लीजिए 2 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट आपस में मिलकर कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट आपस में मिलकर कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 भी बनाते हैं, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO3 भी बनाते हैं। तो 2 एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उस एटम को देखें जो
जिसका मास क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। अगर हम लोग उस एलिमेंट को देखें जिसका मास क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, किसके साथ, जो डेफिनिट प्रोपोर्शन वाला हमारा कोई एक एलिमेंट जो मौजूद है। जैसे इसमें अगर देखें तो इसमें सल्फ़र कितना है 32, इसमें भी सल्फ़र कितना है 32 ग्राम 1 मोल में, ठीक है। तो दोनों में सल्फ़र क्या रहने वाला, फिक्स्ड मास है इसका, ठीक। और ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि अगर हम देखें कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो एलिमेंट जिसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक फिक्स्ड मास वाले कंपाउंड के साथ, फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगर जिसका मास क्या रह रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, जिस एलिमेंट का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अगर हम उसके मास का रेशियो देखें तो वो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो मिलने वाला है। जैसे अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड में इसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मास क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, किसका मास चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो इसके मास का रेशियो देखें तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो रहने वाला है। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन आइटम है तो कितना 16 2 32, तो 32 हो जाएगा। 1 मोल का बात करें तो 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल का 16 ग्राम, 2 मोल का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अगर हम बात करें किसकी, SO3 की बात, इसमें बात करें, एक ऑक्सीजन का कितना 16, 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 3 से कितना हो गया 48। तो यहाँ पर हमें रेशियो क्या मिलने वाला है, यहाँ रेशियो में मिल रहा है 32:32। यहाँ पे कितना है 32:48। तो इसमें सल्फर का क्या रह रहा है, फिक्स्ड रहने वाला है। डाल्टन बता रहे हैं जिसका मास चेंज हो रहा है, तो मास किसका चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का। अगर हम इसके मास का रेशियो देखें तो सिंपल होल नंबर रेशियो हमको मिलने वाला है। तो देखिए ये कितना है हमारा 32:48। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 2 32 और 16 3 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। नहीं, कितना मिला है 2:3, वो जो कि क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। या दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल लीजिए इसको, या बोलिए नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, या अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या हम लोग क्या देखें डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, या हम लोग देखें डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक। तो ये दो एलिमेंट है, आपस में मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसमें मास किसका फिक्स रहने वाला है, मास अभी हम देखते हैं किसका फिक्स रहने वाला है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे देखें कितना, नाइट्रोजन कितना होता है 14, एक 2 नाइट्रोजन कितना हो जाए 14 2 28, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो कितना है 16 2 32। नाइट्रोजन कितना 14 14 2 कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन का कितना 16 3 48। नाइट्रोजन का 14 2 28, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16 65 से कितना हो जाएगा 80। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसमें देखें अगर हम इसको 2 से इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4 8 और 2 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सब में देखें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 1 2 2 4 8 और 2 2 4 2 4 8। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें 2 1 2 2 4 8 और 2 4 8 0 0। तो अगर हम लोग रेशियो देखें किसका फिक्स रह रहा है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14। नाइट्रोजन का क्या रहने वाला, फिक्स रहने वाला है। लेकिन चेंज किसका हो रहा है, तो चेंज हो रहा है हमारा किसका, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। यहाँ पे 8, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ कितना है 24 और यहाँ पर कितना है 40 है। तो जिसका चेंज हो रहा है, अगर उनके मास का हम रेशियो देखें तो इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 16, ठीक। अगर हम लोग मान लीजिए इसको पहले लिख लें, ठीक है, इसमें कितना है 24 और इसमें कितना है 32, इसमें कितना है 40। तो अगर हम इनके मास का रेशियो देखें
तो सिंपल होल नंबर रेशियो में मिल रहा है। कैसे? 8 से डिवाइड करिए सबको, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40। ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो हमको ये पता चला कि अगर दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक का मास क्या रह रहा है? फिक्स्ड रह रहा है, तो जिसका मास चेंज हो रहा है, अगर हम सभी कंपाउंड में उसके मास का रेशियो देखें तो हमको एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलने वाला है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको किसने हमें दिया था? डाल्टन ने। आई होप आपको ये समझ में आया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमको दिया था किसने? गै-लुसाक ने। किसने दिया था? गै-लुसाक ने। तो गै-लुसाक ने हमें क्या बताया? गै-लुसाक, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। गै-लुसाक ने हमें क्या बताया कि जो सेम वॉल्यूम, अगर हम कोई देखें कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट हो, गैसियस प्रोडक्ट हो, यानी कैसी रिएक्शन हो? गैसियस रिएक्शन हो, तो गैसियस रिएक्शन में क्या होगा कि वो जो गैस के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक डेफिनिट वॉल्यूम में आपस में रिएक्शन करेंगे। वो डेफिनिट वॉल्यूम में आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। और प्रोडक्ट जो बन रहा है अगर वो गैसियस है तो वो भी क्या होगा? वो एक डेफिनिट वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो बेयर करेगा। किसके साथ? जो रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? 2HCl। तो देखिए H2 क्या होती है? गैस होती है। Cl2 भी क्या होती है? गैस होती है। ठीक है। और HCl क्या होती है? जब बनती है हमारी क्या होती है? गैस होती है। बाद में इसको वाटर में जब हम लोग डिजॉल्व कर ले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना इसका वॉल्यूम हम मान सकते हैं? इसका वॉल्यूम कितना है? 1 है। और इसका वॉल्यूम कितना है हमारा? इसका वॉल्यूम कितना है? 1। तो ये 1 वॉल्यूम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? 2 वॉल्यूम HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2 वॉल्यूम HCl। तो कभी भी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं पर अगर बनते हुए देखेंगे तो एक वॉल्यूम H2 हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगी? एक वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी और तब क्या बनेगा? 2 वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1000 लीटर आपके पास क्या है? H2 गैस है, तो हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगी? 1000 लीटर Cl2 गैस के साथ रिएक्शन करेगी और आपको क्या बना के देगी? 2000 लीटर आपको क्या बना के देगी? HCl गैस बना के देगी। ठीक है। तो एक ये क्या होता है, इनमें गैसों का वॉल्यूम क्या रहने वाला है? डेफिनिट रहने वाला है। इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि जो गैसियस रिएक्शन होंगी उनमें अगर रिएक्टेंट क्या होंगे? एक डेफिनिट वॉल्यूम में आपस में रिएक्शन करेंगे और अगर प्रोडक्ट भी हमारा गैस है तो उसका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे होल नंबर रेशियो देखें तो कितना है? 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 2। 1 इसका और 2 किसका? इसका। दूसरी रिएक्शन अगर देखें, जैसे मान लीजिए अगर N2 है और 3H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? 2NH3। तो तीनों क्या है? गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन क्या है? इसका वॉल्यूम 1 है, तो हमेशा नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम किसके साथ रिएक्शन करेगा? 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्शन करेगा और तब हमें क्या मिलेगा? 2 वॉल्यूम NH3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 वॉल्यूम NH3। यानी अगर हम इन पर रेशियो तीनों का देखें तो क्या निकल के आएगा? 1:3:2 निकल के आएगा। ठीक है। तो ये क्या था? लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम था। किसने हमें दिया था? हमें दिया था गै-लुसाक ने दिया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमें दिया था किसने? दिया था रिश्टर ने। किसने दिया था? रिश्टर ने। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमको किसने दिया था? ये दिया था हमको रिश्टर ने। तो रिश्टर ने क्या बताया, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। रिश्टर ने हमको ये बताया कि मान लीजिए 3 एलिमेंट है, मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट हैं, ठीक, और ए और बी आपस में मिलकर आपस में डेफिनिट मास के रेशियो में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। मान लीजिए ए बी बनाया और सी के साथ भी मिलकर ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाता है। मान लीजिए सी बनाया, ठीक है। तो अगर हम देखें और बी और सी आपस में भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बी और सी भी आपस में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। तो इनके यहाँ पर जो मास का रेशियो होगा, जिस मास से यहाँ पर इन्होंने फिक्स मास से यहाँ पे जो कंपाउंड बनाया था, या तो उसके सेम होगा
या तो उसके क्या होगा सेम, मतलब समझ रहे, ए ने बी के साथ मिलकर ए बी बनाया और ए ने सी के साथ मिलकर ए सी बनाया, और बी और सी भी कंपाउंड बना रहे हैं। तो अगर हम लोग इनके यहाँ पर मास का रेशियो देखें तो किसके इक्वल होगा, या तो ये इक्वल होगा इनके मास के रेशियो के बराबर जो इस कंपाउंड में है, या फिर इनके मास के रेशियो के सिंपल मल्टीपल होगा। क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ मिला तो इसने बनाया, यहाँ पे सोडियम लिख लेते हैं, सोडियम के साथ मिलकर इसने क्या बनाया, NaH सोडियम हाइड्राइड। और हाइड्रोजन ने Cl के साथ मिलकर क्या बनाया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हम देखें Na और Cl भी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। हम इन पर यहाँ पर मास देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना 1, हाइड्रोजन सोडियम का कितना 23 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन का कितना 35.5, ठीक। यहाँ पर सोडियम का कितना 23.3, और यहाँ पर क्लोरीन का कितना, ये 23 मान ले, क्लोरीन का कितना 35.5। तो देखिए सेम आ रहा है, किसके सेम आ रहा है, तो यहाँ पर इनका मास है वो जब इन्होंने आपस में मिलकर बनाया तो उसके मास की क्या रहा, सेम। ये भी 23:35.5 है, ये भी कितना 23:35, या तो ये इसके सेम होगा या तो इसके होल नंबर मल्टीपल होगा। और होल नंबर मल्टीपल देखिए कहाँ पे होता है, एक एग्जांपल और लें। जैसे मान लीजिए हमने लिया सल्फ़र और यहाँ पे लिए हाइड्रोजन और सल्फ़र आपस में मिलकर बना रहे हैं H2S। क्या बना रहे हैं, H2S। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O। और सल्फ़र ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, SO2। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें इनका मास का रेशियो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 है तो कितना 2, सल्फ़र का कितना 32, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना 2, ऑक्सीजन का कितना 16, यहाँ पे सल्फ़र 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का कितना हो गया 32। तो देखिए यहाँ पर अगर रेशियो निकाल 32 कितना देगा 1:1। तो अब ये सल्फ़र और ऑक्सीजन के सेम तो नहीं है, लेकिन इसके क्या है, सिंपल मल्टीपल है। 1:1 क्या सिंपल मल्टीपल है। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। समझ में आया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। किसने हमें दिया था, रिश्ते ने। तो ये हमारे हो गए 4 लॉ हो गए। आई होप आपको चारों लॉ समझ में आया हो।